एक बेहद खूबसूरत औरत। खूबसूरती के साथ साथ उसके पास बेशुमार दौलत भी थी। करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद। वो मैसूर के दीवान के परिवार से थी। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजघराना था। इस बेहद खूबसूरत औरत की शादी एक आईएफएस ऑफिसर और जाने माने टेनिस खिलाड़ी से हो जाती है। दोनों की 4 बेटियां थीं, लेकिन इस खूबसूरत औरत को एक बेटे की चाहत थी और इसी बेटे की चाहत ने उसको करीब लाकर खड़ा कर दिया एक ऐसे इंसान के पास जो तंत्र मंत्र विद्या जानता था। यह खूबसूरत औरत 4 बेटियों की माँ होने के बाद भी उस आदमी के प्यार में पड़ गई जो खुद को धर्म गुरु भी बताने लगा था, और उसने उस औरत को यह भरोसा दिलाया कि वो उस औरत की एक बेटे की माँ बनने की चाहत भी पूरी करेगा। राजघराने की औरत उस आदमी से शादी कर लेती है, लेकिन वो आदमी उस औरत से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करता था। और यहीं से उस औरत की ज़िंदगी पूरी नर्क बनने के बाद एक ऐसी मौत की तरफ बढ़ रही थी जिस मौत के बारे में सोचकर इंसान की रूह कांप जाए। इस धर्मगुरु ने शादी करने के बाद इस औरत को एक दिन चाय में नशीली दवा मिलाकर एक ताबूत में बंद कर दिया और अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। अमेज़ॉन प्राइम पर एक वेब सीरीज़ हाल ही में इस पूरे केस पर आई है। इस औरत का नाम था शाकिरा खलीली, और जिस आदमी ने उससे दूसरी शादी की उसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद और मुरली मनोहर मिश्रा। जिस जगह श्रद्धानंद ने शाकिरा को दफनाया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस सब जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी और आखिरी में थक हार कर उन्होंने मान लिया था कि शाकिरा नहीं मिलने वाली। तभी एक पुलिस वाले की मुलाकात एक आदमी से होती है, जहां से एक ताबूत के बारे में पता चलता है। घर खोदा जाता है, वहाँ शाकिरा खलीली का कंकाल मिलता है, लेकिन ताबूत पर उसके नाखूनों के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि शाकिरा खलीली ने होश में आने के बाद उस ताबूत से निकलने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मिट्टी के अंदर दफन हो चुकी है। स्वामी श्रद्धानंद और मुरली मनोहर मिश्रा ने उसी ताबूत के ऊपर आए दिन शराब की पार्टीज की, दोस्तों को बुलाया, लड़कियों को बुलाया। वो आए दिन उसकी कब्र के ऊपर पार्टीज करता था, डांस करता था, नाचता था। इसी वजह से अमेज़ॉन प्राइम की इस क्राइम सीरीज का नाम रखा गया है डांसिंग ऑन द ग्रेव। शाकिरा खलीली एक दिन अचानक गायब हो जाती है। स्वामी श्रद्धानंद से शादी करने के बाद शाकिरा खलीली के पूरे परिवार ने एक तरह से उससे नाता तोड़ दिया था, और शाकिरा की 3 बेटियां भी शाकिरा खलीली से अलग ही रहने लगी थी। लेकिन सबा खलीली, शाकिरा खलीली की दूसरे नंबर की बेटी, वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। सबा खलीली ने साल 1991 में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई अपनी माँ की गुमशुदगी को बताते हुए, लेकिन उससे पहले वो श्रद्धानंद से हमेशा पूछती रही और वो ये कह के टालता रहा कि शाकिरा बिजनेस के सिलसिले में बाहर गई है। फिर कुछ दिनों बाद नया बहाना, तुम्हारी माँ यूएस गई है, ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई है। जब बहुत दिनों तक स्वामी श्रद्धानंद लारा लप्पा देता रहा, शाकिरा की बेटी को महीनों तक झूठ बोलता रहा, तब जाकर शाकिरा खलीली ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बात को ज़रा गौर से सुनिए। बेंगलोर की पॉश कॉलोनी में रहने वाले स्वामी श्रद्धानंद, जिसने शाकिरा खलीली को मार दिया था, 3 साल तक पुलिस से बचता रहा। श्रद्धानंद उसी बंगले में रह रहा था जहां शाकिरा खलीली की लाश ताबूत में दफनाई गई थी। शाकिरा की मौत से पहले शाकिरा को श्रद्धानंद के इरादों पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, इसलिए शाकिरा ने श्रद्धानंद का नाम अपनी सारी प्रॉपर्टीज से हटवाना शुरू कर दिया था, और हो सकता है इसकी भनक श्रद्धानंद को लग गई थी। इसी वजह से उसने सोचा कि इससे पहले कि वो करोड़पति से रोड़पति हो जाए, शाकिरा को ख़त्म कर दो। चलिए एक बार शुरू से शुरू करते हैं। शाकिरा खलीली, जिसकी खूबसूरती के बारे में लगभग हर कोई बात करता था। शाकिरा का कैरेक्टर बहुत ही खुशमिजाज था। वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभालती थी। शाकिरा के पूरे परिवार का बैकग्राउंड अच्छा खासा अपर क्लास रिच और सक्सेसफुल लोगों का था। साल 1965 में 18 की उम्र में शाकिरा ने मद्रास से अपनी माँ की सगी बहन के बेटे अकबर मिर्ज़ा खलीला से लव मैरिज की। अकबर मिर्ज़ा खलीली भी एक ठीक ठाक ओहदे के आदमी थे। इंडियन फॉरेन सर्विस में भारत के एम्बेसडर थे ईरान में, और एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर भी थे।
इन दोनों की बेहद खूबसूरत 4 बेटियां होती हैं, लेकिन कोई बेटा नहीं था। और इसी वजह से एक खूबसूरत दास्तान एक दर्दनाक कहानी में बदल जाती है और एक वक्त पर यह हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। अकबर खलीली क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, अक्सर हिंदुस्तान से बाहर रहते थे। ऐसे में शाकिरा को लगता था कि वो उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसी दौरान शाकिरा का दिल्ली में एक फंक्शन में जाना होता है। ये फंक्शन भी अच्छी खासी अमीर फैमिली में था। यहाँ शाकिरा की मुलाकात होती है स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा से। उस घर में मुरली मनोहर मिश्रा कुछ काम देखता था और एक छोटा मोटा आदमी था, लेकिन मुरली मनोहर बात करने में तेज था और काफ़ी आड़े तिरछे काम निकालने में एक्सपर्ट था। इन शॉर्ट, वो एक जुगाड़ू आदमी था। वो शाकिरा से बात करता है और ये भांप जाता है कि शाकिरा खलीली को एक बेटे की चाहत है। वो शाकिरा खलीली से प्यार का नाटक करता है, लेकिन उसका इरादा सिर्फ शाकिरा की दौलत को हथियाने का था। धीरे धीरे दोनों में इतनी करीबी आ जाती है कि वो शादी तक कर लेते हैं। अब शाकिरा खलीली क्योंकि एक राजशाही परिवार से थी। शाकिरा की माँ गौहर ताज बेगम नमाजी मैसूर के दीवान की बेटी थी और काफ़ी एक्टिव और सोशल पर्सनैलिटी थी। समाज सेवा का काम करती थी और उनका परिवार पहले सिंगापुर में रहता था। 13 अप्रैल 1991 को शाकिरा खलीली अपनी माँ गौहर ताज नमाजी से मिली थी। 6 दिन बाद सबा की मुलाकात उनकी माँ शाकिरा खलीली से हुई। शाकिरा के यहाँ घर के काम करने वाली जोसेफिन और एक दूसरे नौकर राजू ने 28 मई 1991 को उन्हें देखा था। ये आखिरी बार था जब शाकिरा को किसी ने देखा था। सबा मॉडलिंग करियर को फॉलो करने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो गई। जब भी सबा मुंबई से अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन करती तो श्रद्धानंद कोई ना कोई कहानी सुनाने लगता। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गुमशुदगी की शिकायत की जांच तब आगे बढ़ी जब पुलिस कमिश्नर पी कोनडारमैया ने इस मामले को सीसीबी सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंपा। करीब 3 साल जांच चलने के बाद इस केस में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। शाकिरा खलीली का कहीं पता नहीं चल पाया। जब पुलिस भी उम्मीद छोड़ चुकी थी, तब इस केस में एक नया टर्न आया। अब सुनिए 3 साल बाद कैसे पता चला शाकिरा खलीली का। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कमिश्नर पी कोनडारमैया ने बताया, पुलिस कांस्टेबल महादेव को पुरानी और आजमाई हुई एक ट्रिक याद आई। महादेव ने शाकिरा के घर में एक नौकर को शराब पिलाने के लिए ब्रिगेड रोड पर एक मशहूर जगह ले गया, जहां देशी शराब बेची जाती थी, जिसे अरक कहा जाता था। उस नौकर ने बातों बातों में काफ़ी कुछ बता दिया। उस नौकर को नहीं पता था कि महादेव पुलिस के आदमी हैं। बातों बातों में उसने महादेव से पूछा, तुम्हें उस केस के बारे में पता है? महादेव अनजान बने रहे और शराब के नशे में धुत होकर नौकर ने उस ताबूत के बारे में बता दिया। भला ताबूत का घर में क्या काम? ताबूत खरीदने की बात पर अब पुलिस को शक हुआ। पुलिस उस दुकान पर पहुंची जहां से ताबूत खरीदा गया था। इसके बाद पुलिस सीधा श्रद्धानंद के घर पहुंचती है और सख्ती से पूछताछ करती है। उससे पहले श्रद्धानंद और तरकीब आजमा चुका था। इतना पैसा आने के बाद वो इन्फ्लुएंशियल आदमी बन चुका था। श्रद्धानंद पर पुलिस ने जब दबाव डाला तो उसने वो जगह बताई। वहाँ खुदाई होती है और एक ताबूत में एक हड्डियों का कंकाल मिलता है। श्रद्धानंद ने यहाँ एक गड्ढा पहले से ही खुदवा रखा था। उसने शाकिरा समेत घर के नौकरों और काम करने वाले मजदूरों को बताया था कि यहाँ एक पानी का टैंक बनवाना है। उसके बाद मजदूर एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और किस्मत देखिए कि शाकिरा खलीली उसी गड्ढे में दफन होने वाली थी। वो अपनी आंखों से अपनी कब्र खुदते हुए देख रही थी। इसके बाद श्रद्धानंद ने सब नौकरों को छुट्टी दे दी और शाकिरा खलीली को चाय में नशे की दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया। उसने शाकिरा को गद्दे समेत उठाकर उस ताबूत में बंद कर दिया और उस पर मिट्टी डाल दी। बाद में उस पर चिनाई करवाकर मार्बल की बढ़िया टाइल से फ्लोरिंग करवा दी। जब ताबूत की पूरी जांच हुई तो उस पर नाखून के बहुत सारे खरोंच के निशान मिले, जिससे साफ पता चलता है जैसे ही शाकिरा को होश आया होगा, बेचारी ने छटपटाहट में निकलने की कोशिश की होगी। एक एक्सपर्ट टीम उसके कंकाल से उसकी फ़ोटो को मैच करती है। क्रेनिया फेशियल तकनीक की मदद से शाकिरा की एक तस्वीर को खोपड़ी के ऊपर लगाया गया। इस तस्वीर को परिवार के सदस्यों और दूसरे लोगों ने प्रमाणित किया था वह वास्तव में शाकिरा खलीली ही निकली। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने भी शाकिरा की पुष्टि की
उनकी मां गौहर ताज नमाजी ने शाकिरा की उंगलियों पर मौजूद अंगूठियों की पहचान की। ये केस कोर्ट में चलता है, सभी गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, सभी सबूतों पर नज़र डाली जाती है और सेशन कोर्ट ने 21 मई 2005 को अपना फैसला सुनाया। फैसला था सजाए मौत। उसके बाद 20 सितंबर 2005 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा को बरकरार रखा। जस्टिस SR बन्नूर मठ और जस्टिस AC काबिन की पीठ ने लिखा, अभियुक्त के पास पर्याप्त मकसद था और अपनी पत्नी की हत्या करने का एकमात्र उद्देश्य केवल उसकी मूल्यवान संपत्तियों को इस्तेमाल कर खुद को अमीर बनाना था। मेरी राय में यह मामला दुर्लभ मामलों की श्रेणी में आता है। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मौत की सज़ा के खिलाफ अपील की गई तो टोटल 8 जजेस ने मामले की सुनवाई की और श्रद्धानंद को दोषी पाया। लास्ट में जाकर एक जज को लगा कि फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन इसके साथ ज़रूरी बात यह थी कि श्रद्धानंद को जीवन भर जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। श्रद्धानंद जब से जेल में है और आगे भी वहीं रहेगा, पर उसकी ज़िंदगी बच गई। लेकिन एक हंसती हुई मुस्कुराती हुई ज़िंदगी को उसने ताबूत में दफन कर दिया। ताबूत तो मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए होते हैं, पर यहाँ उसमें एक ज़िंदगी दफन हो गई। दिस वॉज डांसिंग ऑन द ग्रेव डॉक्यूमेंट्री। और कहानियाँ और हिंदी में डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।